तो यहाँ पर लेकर ला गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए। और जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि आपके लिए वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली हैं, ठीक है ना। और 346 FW आपके लिए मॉडल पेपर हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका भौतिक विज्ञान का हो जाएगा। भौतिक विज्ञान देखिए पूर्णांक आपका 70 नंबर का हो जाएगा और समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। प्रारंभ के 15 मिनट आपको परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है करना, ठीक है। और प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं आपके, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। खंड अ आपके क्या हो जाएंगे, बहुविकल्पीय हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का आपका हो जाएगा। खंड ब आपका क्या हो जाएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के हो जाएंगे। खंड से आपके लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार के प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक के हैं, ठीक। खंड द की बात करेंगे, लघु उत्तरीय सेकेंड प्रकार के हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक के हो जाएंगे। खंड ये आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके 5 अंक के हैं और इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों को में आपको दिए गए चयनों में से केवल एक ही प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य है। खंड अ की बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रयुक्त प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। खंड अ की बात करेंगे, इसमें आपको देखिए 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी 5 इंटू 10⁻19 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10⁻19। यहाँ पर निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आगे क्या हो जाएगा आपके लिए, ध्यान दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम आपका होता है। अर्थात 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितना होगी, 1 आपकी हो जाएगी। तो 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार करेंगे, किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा। 8/1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम प्रति इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है आपको ये बताना है। तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल आपका हो जाएगा, ठीक है। और 1.6 इंटू 10⁻19 जूल आपका हो जाएगा, ठीक। किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, ध्यान दीजिएगा, केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, इसमें से दोनों आपका हो जाएगा, दोनों प्रकार के आपका करता है, ठीक है। चलिए, यल लंबाई के एक स्टील तार का चुंबकीय आघूर्ण क्या है, यम है, कैपिटल यम है। तो इसे एक अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा जाता है। नया चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, 2m/π आपका हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2m/π। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक अमीटर का पाठ्यांक 5 एम्पियर है। परिपथ में धारा का शिखर मान कितना हो जाएगा, 5√2 एम्पियर आपका हो जाएगा। आरएमएस मान और शिखर मान के बीच संबंध क्या हो जाएगा, आरएमएस मान दिया गया है तो शिखर मान आई पीक निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। आई पीक बराबर √2 इंटू आई आर एम एस आपका हो जाएगा, ठीक। आई आर एम एस बराबर 5 एम्पियर आपका हो जाएगा। तो आई पीक बराबर √2 इंटू 5 एम्पियर आपका हो जाएगा। तो आई पीक बराबर 7.07 एम्पियर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, खंड ब की बात करेंगे, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन का विमीय समीकरण आपको निकालना है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4π Q1 Q2 अपान एफ आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, AT का स्क्वायर अपान MLT की पावर -2 इंटू एल स्क्वायर, यानी कि m की पावर -1, एल की पावर -3, टी की पावर 4, ए की पावर 2 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर दीजिएगा। विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी आपको बताना। विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट, विद्युत क्षेत्र के दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। और यदि वैद्युत क्षेत्र में डी आर दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर डीवी हो, तब उनके बीच जो विभव प्रवणता होगी dV/dr आपका हो जाएगा। मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम आपका हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग या अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो, तो अनुगमन वेग की बात करेंगे
वह सूक्ष्म औसत वेग जिनके द्वारा चालक के इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हुए बाह्य क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। यदि उसका वेग वीपी तथा वी अल्फा हो तो वीपी और वी ए के संबंध आपका क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर ईबी या बराबर क्यूवी आपका हो जाएगा। तो वीपी स्क्वायर बराबर 2 क्यू पी वी अपान एम पी आपका क्या हो जाएगा, वी ए स्क्वायर अपान 2 क्यू ए अपान वी अपान एम ए आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसका जो अनुपात आएगा वी ए स्क्वायर अपान वी पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि एक अनुपाते 2 आपका हो जाएगा, अंडर रूट 2 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा लिखिए, आपको लिखना है। तो चुंबकीय याम्योत्तर वह ऊर्ध्वाधर तल जो किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरता है, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम क्या है? तो लेंज का नियम ध्यान दीजिएगा, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, खंड स की बात करेंगे तो खंड स में आपके ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं, उनके गुण भी आपको बताना है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक निष्कोण वक्र जिन पर स्थित स्वतंत्र या व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती। गुण की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये किसी चालक के पृष्ठ की अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं और अभिलंबवत ही समाप्त होती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखा घनत्व वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को दर्शाती है। समांतर व समदूरस्थ क्षेत्र रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। तो एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव किसी धन परीक्षण धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। ठीक है, माना परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो को अनंत से क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कैपिटल डब्ल्यू है, तो उस बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, वी बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपान क्यू जीरो आपका हो जाएगा। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट है, यहाँ एक अदिश राशि आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, और ध्यान दीजिएगा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव माना प्लस क्यू कूलाम एक बिंदु आवेश परावर्तांक के वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र में एक अन्य बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो माना सूक्ष्म परीक्षण धनावेश Q0 को अनंत से P तक लाया जा रहा है, तो बिंदु P से अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे असंख्य भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माना A से B तक अल्प विस्थापन dx देने में किया गया अल्पकार dw है। तो dw बराबर f माइनस dx यानी कि माइनस एफ dx यानी कि -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q0 अपान x स्क्वायर dx। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, w बराबर r2 इंटीग्रेशन r2 इनफाइनाइट dw बराबर क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q0 इंटीग्रेशन, ये आपका पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये W का मान हमने देखिए यहाँ पर निकाला है। W का मान जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे अगर हम x सापेक्ष करेंगे तो x की पावर -2, ये आपका फार्मूला होता है x की पावर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस है ना, माइनस है पहले से ही, तो x की पावर n + 1 अपान आपका यही होता फार्मूला। ठीक है ना, आपकी इंटीग्रेशन आपको कर देना है। ठीक है ना, क्या कर देना, इंटीग्रेशन आपको कर देना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा आपके लिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर कैसे है, मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। देखिए ये x की पावर स्क्वायर है, ठीक है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2 dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q0 -1/x r इंटू r, इसे इनफाइनाइट आपका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q0 अपान r, यानी P क्या है, बिंदु P पर वैद्युत विभव
V बराबर W/Q0, V बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू Q/R आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए धारा घनत्व J से आप क्या समझते हैं, इसका MKS मात्रक तथा बीमी सूत्र लिखिए। यह सदिश राशि है या अदिश राशि है, ठीक है ना। तो धारा घनत्व की बात करें, करंट डेंसिटी की बात करेंगे। किसी धारावाही चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, और इसकी दिशा उस बिंदु पर धारा की दिशा के अनुदिश होती है, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा I चालक अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल A एक समान रूप से वितरित हो, तब उस क्षेत्रफल से किसी बिंदु पर धारा घनत्व J बराबर I/A आपका हो जाएगा। इतना आप लिख लीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, MKS पद्धति में मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर तथा बीमी सूत्र A1 L⁻² है आपका हो जाएगा। धारा घनत्व चालक के भीतर का किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण है तथा यह एक सदिश राशि है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हो, इसके गुणों का उल्लेख कीजिए, आपको ये बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। देखिए, इसमें पहले हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस क्या होती हैं, इसके बारे में आपको हम समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में खींचे जाने वाले, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र कोई आपका क्या है, चुंबक है, वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है आपके, ठीक है ना, उस क्षेत्र में खींचे जाने वाले वे वक्र जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती तथा चुंबकीय क्षेत्र का सतत प्रदर्शन करती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। गुण की बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को व्यक्त करती है। और समांतर व समदूरस्थ क्षेत्र रेखाएं एक समांतर क्षेत्र को दर्शाती हैं। ठीक है, और खंड द की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुल आवेशों के निकाय के संबंध में अध्यारोपण सिद्धांत को समझाना है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, सुप्रीम पोजीशन प्रिंसिपल की बात करेंगे। जब किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश हों तो किसी परीक्षण आवेश Q0 पर आवेश समूह के कारण आरोपित परिणामी विद्युत बल का मान अध्यारोपण सिद्धांत की सहायता से ज्ञात किया जाता है। इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, बहुल आवेशों के निकाय में किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। किसी एक आवेश Q0 पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर परिणामी बल आपका होता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो माना Q0 यानी Q0 आवेश पर अन्य आवेशों Q1 Q2 Q3 के कारण लगने वाले बल क्रमशः F1 F2 F3 हो, तो Q0 पर लगने वाला बल परिणामी बल आपका क्या हो जाएगा, F बराबर F1 + F2 + F3 आपका हो जाएगा। इस प्रकार आवेशों के निकाय में किसी परीक्षण आवेश Q0 पर कार्यरत बल को गणना कूलाम के नियम तथा अध्यारोपण सिद्धांत के संयुक्त प्रयोग से की जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, धारिता C वाले n संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़कर V विभव तक आवेशित किया गया है। इस संयोजन का कुल आवेश, कुल विभवांतर, कुल ऊर्जा बताइए यदि इन्हें अलग अलग करके श्रेणी क्रम में जोड़ें तब। ठीक है, तो माना तीन संधारित्र C1 C2 व C3 का समांतर क्रम संयोजन चित्र में दिखाया गया है। तीनों संधारित्र पहली प्लेटों बिंदु A से दूसरी प्लेटों के बिंदु B से जोड़ा गया है। माना विद्युत प्रेरण द्वारा A और +Q आवेश दिया जाता है। यह धनावेश संधारित्रों की पहली प्लेटों के भीतरी पृष्ठों पर उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेटों के भीतरी पृष्ठों पर समान परिणाम यानी परिमाण का ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जबकि बाहरी पृष्ठों पर उत्पन्न धनावेश B से लेकर पृथ्वी में चला जाता है। तीनों संधारित्र A व B के बीच जुड़े हैं, तब प्लेटों के बीच विभवांतर समान होगा। पहले संधारित्र पर आवेश Q1 बराबर C1V आपका हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। देखिए, ये आप समांतर प्लेट संधारित्र में लगा हुआ है, किस में लगा हुआ है, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है ना, ये आपका क्या आएगा, समांतर क्रम आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा आपका। ठीक, एक प्लेट आपका ये हो जाएगी, दूसरी प्लेट आपकी ये हो जाएगी,
तीसरी प्लेट आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बिंदु से जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तब देखिए Q1 बराबर C1V आपका हो जाएगा, Q2 बराबर C2V आपका हो जाएगा, और Q3 बराबर C3V आपका हो जाएगा, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V, यानी कि Q बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आपका समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा। यदि संयोजन तुल्यधारिता C डैश हो तो Q बराबर C डैश V आपका हो जाएगा। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, C डैश बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आपका हो जाएगा, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन में तुल्यधारिता जुड़ने वाले संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के योग तुल्य होती है। तो समांतर क्रम कुल आवेश NCV आपका हो जाएगा, ठीक है, और कुल विभवांतर V तथा ऊर्जा हाफ NCV स्क्वायर आपका हो जाएगा। इसे इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल आवेश CV, कुल विभवांतर NV तथा कुल ऊर्जा हाफ C/N इंटू वी का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा, यानी कि हाफ NCV स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। लॉरेंज बल से आप क्या समझते हो, इसके आधार पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। किस दिशा में बल न्यूनतम व अधिकतम लगता है। लॉरेंज बल की बात करेंगे तो जब कोई आवेश कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कार्यरत बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यदि Q आवेश V वेग से चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल लॉरेंज बल कहलाता है। तो यानी F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू वेक्टर V डॉट क्रॉस वेक्टर B, यानी F बराबर क्या हो जाएगा, QV साइन थीटा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात करेंगे। यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी अंगुली तथा मध्य अंगुली को इस प्रकार समायोजित करें कि अंगूठा दोनों अंगुलियों के लंबवत रहे, तब यदि तर्जनी अंगुली वेक्टर V को, मध्य अंगुली वेक्टर V को व्यक्त करती है तो अंगूठा धनावेश पर लगने वाले चुंबकीय बल F की दिशा को व्यक्त करेगा, ठीक है। ये आपका ऐसा हो जाए, देखिए अंगूठा किसकी दिशा को, बल की दिशा को, और वेक्टर B क्या करेगा यहाँ पर आपको, वेक्टर B क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, मध्य अंगुली वेग को और तर्जनी अंगुली वेक्टर V को, यानी कि लंबवत चुंबकीय क्षेत्र को, और ध्यान दीजिएगा V क्या हो जाएगा, वेग को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक पर बल आपका क्या हो जाएगा, माना L लंबाई A अनुप्रस्थ परिच्छेद का एक धातु चालक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखा है। किस पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है। तब चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक पर एक बल लगता है। इस बल के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो चालक में धारा I प्रवाहित होती है, ठीक है। तो धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग BD से गति करने लगते हैं जब चालक में भीतर मौजूद प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल चुंबकीय बल आपका हो जाएगा। तो Fm बराबर क्या हो जाएगा, माइनस E वेक्टर VD इंटू वेक्टर B आपका हो जाएगा। तो Fm बराबर क्या हो जाएगा, EVDB साइन थीटा आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि चालक के पदार्थ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व N हो तो चालक में जो मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या है N बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल n इंटू कैपिटल A इंटू कैपिटल L आपका हो जाएगा, ठीक। चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या है, समान है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल चुंबकीय बल भी परिणाम व दिशा में समान होगा, तब चालक पर लगने वाला कुल बल क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मान रखेंगे N इंटू Fm, इसको सॉल्व करेंगे तो ILV साइन थीटा आपका हो जाएगा, ठीक है। और यह चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक है। तो वेक्टर रूप में क्या हो जाएगा, वेक्टर F बराबर I इंटू वेक्टर L इंटू वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B आपका हो जाएगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र में समांतर रखा हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री आपका हो जाएगा, यानी 180 डिग्री आपका हो जाएगा। चालक पर लगने वाला बल न्यूनतम होगा। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो F बराबर क्या हो जाएगा, ILB साइन 90 डिग्री आपका हो जाएगा। और F मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, ILV आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बल की दिशा धारा I तथा चुंबकीय क्षेत्र B दोनों के लंबवत होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयवों का उल्लेख कीजिए तथा इनके विभिन्न घटकों में संबंध प्राप्त कीजिए। चुंबकीय याम्योत्तर 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबकीय सुई को लटकाने पर वह 36 के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। नमन कोण का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। भूचुंबकत्व के अवयव की बात करें, किसी स्थान पर भूचुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए निम्न घटकों की आवश्यकता होती है। पहला दिक्पात कोण, दूसरा नमन कोण, तीसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक आपका हो जाएगा।
दिक्पात कोण की बात करेंगे, एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, डिसलिनेशन की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने न्यून कोण को स्थान पर दिक्पात कोण कहते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा, इसे लैम्डा से प्रदर्शित दर्शाते हैं। लंदन में दिक्पात कोण 10 डिग्री वेस्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, नमन कोण की बात करेंगे, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक की अक्ष क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण को उस स्थान पर नमन कोण कहते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में नमन कोण क्या हो जाएगा, 42 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, माना किसी स्थान पर चुंबक को लटका देते हैं तो वह क्षैतिज के साथ नमन कोण थीटा बनाती है, तब चुंबकीय क्षेत्र बीई आपका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, बी एच बराबर बीई कॉस थीटा, समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा। ठीक, ऊर्ध्व घटक बीबी की बात करेंगे, बीई साइन थीटा, समीकरण नंबर 2 आपका हो जाएगा। 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर आप करेंगे, ध्यान देगा, बीई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीई स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी एच का स्क्वायर प्लस बीबी का स्क्वायर प्लस अब बराबर क्या हो जाएगा, बीई का स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो जब भाग देंगे बीवी अपान बी एच का, तो टेन थीटा आपका मिलेगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स बीवी अपान बी एच आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंकिक की बात करेंगे, यदि किसी चुंबकीय सुई को चुंबकीय याम्योत्तर अल्फा कोण पर लटकाने पर नमन कोण थीटा डैश हो तो यह आभासी नमन कोण कहलाता है। यानी कि टेन थीटा डैश बराबर बी बी अपान बी एच कॉस अल्फा, यानी कि टेन थीटा अपान कॉस अल्फा आपका हो जाएगा, यानी कि अल्फा बराबर 30 डिग्री, यानी थीटा डैश बराबर 45 डिग्री आपका हो जाएगा। टेन 45 डिग्री बराबर टेन थीटा अपान कॉस 30 अंश आपका हो जाएगा। टेन थीटा बराबर कॉस 30 अंश बराबर √3/2 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए वास्तविक मान कोण थीटा बराबर टेन इनवर्स 0.86 लगभग आपका 41 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हो, एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का निर्मित सूत्र निगमित कीजिए। स्वप्रेरण की बात करेंगे, स्वप्रेरण एक ऐसी विद्युत चुंबकीय घटना है जिसमें किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा में होने वाली परिवर्तन के कारण उसी परिपथ में एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए प्रेरकत्व माना आर त्रिज्या तथा एन फेरों की एक समतल वृत्ताकार कुंडली में आई एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अतः कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या हो जाएगा, μ0 Ni/2r। तब कुंडली के प्रत्येक फेरे में बंध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए आपका हो जाएगा, और μ0 Ni/2r यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, μ0 पाई NIR/2 आपका हो जाएगा। तब कुंडली स्वप्रेरण गुणांक L बराबर एन फाई अपान आई हो जाएगा, तो एन अपान आई बराबर μ0 पाई NI/R/2 आपका हो जाएगा। समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L बराबर μ0 पाई एन स्क्वायर R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो स्वप्रेरण गुणांक बढ़ाने के लिए फेरों की संख्या अधिक लेनी चाहिए। यदि कुंडली के अंदर लौ चुंबकीय पदार्थ रखें तो यल का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ये देखिए क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोग की फोकस दूरी तथा सूत्र लिखिए। यदि एक लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल हो तब संयुक्त लेंस की प्रकृति क्या होगी, अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। दिए गए चित्र में लेंसों का संयोजन और वस्तु यश के प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करनी। दो पतले लेंसों के संयोग की फोकस दूरी F बराबर क्या हो जाएगा, F1 F2 अपान क्या हो जाएगा, F1 + F2 आपका ये फार्मूला है, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। यदि लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल है तब देखिए इसके लिए सूत्र क्या होता है। माना उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है, F1 तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी F2, अतः F1 का मान धनात्मक तथा F2 का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, F1 F2 अपान F1 - F2 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये तो कर दीजिएगा आप। यानी F1 इज ग्रेटर देन F2 हो तो F का मान ऋणात्मक होगा, अर्थात लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। F1 इज लेस देन F2 होगा तो F का मान धनात्मक होगा, अर्थात लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। F1 बराबर F2 हो तो F का मान अनंत होगा, अर्थात लेंस समतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, अंकित प्रश्न, प्रथम लेंस के लिए U बराबर -30 सेंटीमीटर और F1 बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 1/F बराबर क्या हो जाएगा, 1/V - 1/U से आपका हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, इसको देखिए ध्यान दीजिएगा।
यहाँ से देखिए u बराबर -30 और f1 बराबर 10, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u से। तो यहाँ पे मान रखेंगे 1/f का मान 10 और 1/v माइनस, और यहाँ पे u का मान -30 है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/30 हो जाएगा, यानी कि 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/30, यानी 3 माइनस 1/30 बराबर 2/30, यानी इसको सॉल्व करेंगे v बराबर क्या आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यह प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा दूसरे लेंस के लिए। प्रथम लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के दाईं ओर 15 माइनस 5 यानी 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, जो दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अतः u बराबर 10 सेंटीमीटर, तो यह बराबर -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, तब क्या होगा 1/v माइनस 1/10 बराबर 1/10, यानी क्या हो जाएगा 1/v बराबर -1/10 प्लस 1/10, यानी क्या हो जाएगा v बराबर इनफाइनाइट आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तीसरे लेंस के लिए आपका क्या हो जाएगा, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से क्या हो जाएगा 1/30 बराबर 1/v, यानी कि v बराबर 30 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। किसी पारदर्शी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन सूत्र की सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र का उसके पदार्थ के अपवर्तनांक था पृष्ठों के, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्व। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे आपके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे पदार्थ के अपवर्तनांक का पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के पदों में निगमन कीजिए, अथवा गोली पृष्ठ की अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए आप इसको आप छोड़ सकते हैं, इसका मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना, इसका मैं आपको पूरा डेरिवेशन अच्छी तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, और इसका जो फार्मूला आएगा आप ये याद करिए बस, क्या मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको याद कर लीजिए बस। ठीक है ना, इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है। 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 समीकरण में 5, इसको आप याद कर लीजिएगा। और मेन फार्मूला आपका यही है, ठीक है ना, जब दो पतले लेंस के लिए कहे तो आप ये कर लीजिएगा। और लेंस मेकर से सूत्र कहते हैं इसे, क्योंकि इस सूत्र की सहायता से दिए गए पदार्थ का निश्चित फोकस दूरी का लेंस बनाया जा सकता है। समीकरण नंबर 5 की तुलना करेंगे तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूला आप जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए ये जो आपका डेरिवेशन है ना, मैं इसको एक अलग वीडियो में ले आऊँगा, लगभग 10 डेरिवेशन आपके होंगे, उसमें मैं बाकायदा कॉपी में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? गामा किरणें से रेडियो तरंगे तक सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगे की बात करेंगे तो समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तथा समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति में तरंग निहित है, जिसमें समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ परिवर्तित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, जो एक दूसरे के लिए स्रोत का कार्य करते हैं। यह तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। तरंग में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के सभी लंबवत होते हैं। ठीक है, और देखिए ये तरंग संचरण दिशा में सभी लंबवत आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना, ये लंबवत आपको दिखाई देंगे। आगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों का बढ़ता क्रम गामा किरणें, यक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, औरक्त विकिरण, माइक्रो तरंगे, रेडियो तरंगे आपकी होती हैं। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंग किसी माध्यम में v बराबर vi से चल रही है। एक चित्र द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के कंपनों की दिशाओं के साथ प्रदर्शित कीजिए। अथवा में देखिए वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण वैद्युत चुंबकीय तरंग के वेग से किस प्रकार संबंधित आपको ये बताना है। अथवा में क्या पूछा जाएगा, मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मैक्सवेल ने गणितीय सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब कभी किसी वैद्युत परिपथ में धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के वैद्युत दोलन, ध्यान दीजिएगा, होते हैं, तो उस परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इस तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है ना, याद देखिए आप यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, और माध्यम में ये आपका संचरण की दिशा हो जाएगी, इसको आप बना लीजिएगा। माध्यम v बराबर vi अर्थात x अक्ष के अनुदिश वेग से चल रही वैद्युत चुंबकीय तरंग का
संचरण वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र को दिशाओं के साथ ऊपर दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। चित्र में स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर तथा तरंग की संचरण दिशा के लंबवत है। यहाँ वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई वाई अक्ष के अनुदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र बी जेड अक्ष के अनुदिश परिवर्ती दोलन करते हैं। इसकी दोलन प्रकृति निम्न समीकरणों पर दिया गया है। देखिए ई वाई बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बी जेड बराबर क्या हो जाएगा, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आपका ये हो जाएगा। इस तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में गमन कर सकती हैं। मैक्सवेल ने यह भी बताया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जो निर्वात में प्रकाश की चाल है, अर्थात प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। फेजर चित्र क्या है, दिखाइए कि शुद्ध प्रेरक में सिरों का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत वोल्टेज स्रोत जोड़ने पर धारा I वोल्टेज V से π/2 कालांतर पर अग्रगामी है। इसके लिए कला आरेख था फेजर आरेख भी खींचिए। तो फेजर चित्र आरेख क्या हो जाएगा, ऐसा चित्र जो प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ दीजिएगा यल आपका हो जाएगा जो कुंडली होती है। ठीक है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टता के सदिश के रूप में दर्शाते हुए इनके बीच कालांतर को प्रदर्शित करता है, फेजर चित्र कहलाता है। माना शुद्ध प्रेरक यल को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। माना किसी क्षण टी पर प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज V है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, यदि परिपथ में धारा I हो तो किरचॉफ के नियम से क्या हो जाएगा, V माइनस यल di/dt बराबर 0, di/dt बराबर V नॉट अपॉन यल साइन ओमेगा टी आपका हो जाएगा। समाकलन करने पर I बराबर माइनस V नॉट अपान ओमेगा यल कॉस ओमेगा टी आपका हो जाएगा, यानी कि माइनस V अपान V नॉट अपान ओमेगा यल साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I बराबर V नॉट अपान ओमेगा यल, यानी कि इसका क्या हो जाएगा मान साइन ओमेगा टी, ओमेगा माइनस π/2 आपका साइन बदल देंगे तो V नॉट अपान ओमेगा यल I0 धारा का शिखर मान है, तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 आपका हो जाएगा। इससे यानी कि 1 और 2 से स्पष्ट है कि परिपथ में प्रकृति की आवृत्ति वही है जो वोल्टेज की है। ठीक है, और परिपथ में धारा कला A वोल्टेज से π/2 यानी कि 90 डिग्री पश्चगामी है। समीकरण 1 और 2 के अनुसार धारा I तथा वोल्टेज V का कला आरेख निम्नवत है तथा फेजर आरेख निम्नवत है। ठीक है, आपका ये बना देंगे। ठीक, खंड या की बात करेंगे, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत स्थिति की गाउस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। वैद्युत फ्लक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप है। इसे φe से प्रदर्शित दर्शाते हैं। गणितीय रूप में φe बराबर क्लोज इंटीग्रेशन A वेक्टर E डॉट वेक्टर dA आपका हो जाएगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स φe बराबर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर डी आपका हो जाएगा। गॉस के प्रमेय से कूलाम का नियम। माना बिंदु O पर एक स्थिर आवेश Q1 स्थित है, हमें इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, गॉस का प्रमेय है, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत बार पढ़े होंगे, इसको भी मैंने एक अलग से डेरिवेशन कराऊंगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यह देखिए, चलिए इसको मैं करवा ही देता हूँ। तो माना G1 के चारों तरफ r त्रिज्या की गोली गाउसियन सतह खींच लेते हैं, तब बिंदु P सतह पर स्थित है। इस गाउसियन सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φe बराबर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट dA बराबर E क्लोज इंटीग्रेशन dA आपका हो जाएगा। तो गॉस के प्रमेय से φe बराबर 1/ε0 इंटू Q1 समीकरण नंबर 2 आपका हो जाएगा। ठीक, समीकरण नंबर 1 और 2 से E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1/r²। तब बिंदु P पर रखे अन्य बिंदु आवेश Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल आपका क्या हो जाएगा, यह बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बराबर क्या हो जाएगा, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अर्थात दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती था उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ कूलाम का नियम है। ठीक है, संधारित्रों को कितने क्रमों में संयोजित किया जाता है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य वैद्युत धारिता का सूत्र प्राप्त कीजिए, निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा,
C1 संधारित्र पर आवेश और C4 संधारित्र पर संचित ऊर्जा। यहाँ पे ध्यान दिया C1 पर 100 माइक्रोफैरड, C2 पर 200 पिकोफैरड, C3 पर 200 पिकोफैरड, इस पे 200 वोल्ट का स्रोत जुड़ा हुआ है, और C4 पर 200 पिकोफैरड आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत परिपथों को वांछित धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्र को परस्पर दो क्रमों में जोड़ा जाता है, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। तो C1 C2 C3 को जब हम किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, तो आपका जो फार्मूला बनता है V1, देखिए इस तरीके से फार्मूला आपका बनेगा, उसको जरूरी नहीं आपको सिद्ध करना, ये आपका फार्मूला बनेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरीके का फार्मूला बनेगा। तो इसको जब आप करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आप तीनों को साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, C डैश बराबर C2 और C3 को निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 200 × 200/200 प्लस 200 क्या हो जाएगा, 100 पिकोफैरड। और C1 और C डैश को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 200 × 200/200 क्या होगा, 100 फैरड, आपका 100 पिकोफैरड आ जाएगा। ठीक है ना। तो संयोजन पर कुल आवेश Q बराबर CV आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Q का मान इतना हो जाएगा 100 × 10⁻12। एक पिकोफैरड बराबर क्या होता है, एक पिकोफैरड बराबर क्या होता है, 10⁻12 फैरड आपका होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻8/200 × 10⁻12 100 वोल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से C1 बराबर Q1 बराबर C1 V1, तो इसका मान निकालेंगे 10⁻8 कूलम आपका हो जाएगा। V4 का मान निकालेंगे और विभवांतर, तो Q/C4 आपका हो जाएगा, Q का मान 2 × 10⁻8/2 × 10⁻12 यानी कि 100 वोल्ट आपका हो जाएगा। C4 संधारित्र पर संचित ऊर्जा आपका क्या हो जाएगा, 1/2 V4 का स्क्वायर, यानी कि आप क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 × 10⁻6 जूल आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। आगे, वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, रचना, सिद्धांत तथा कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो स्थैतिक बिजली को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह बड़े आवेश को एक छोटी गोल धातु की गेंद पर जमा कर सकता है। इस जनित्र का उपयोग विज्ञान प्रदर्शनों और कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों में किया जाता है। सिद्धांत, ध्यान दीजिए, इस मशीन की कार्यविधि निम्न दो स्थिर वैद्युत घटनाओं पर आधारित है। किसी आवेशित चालक के वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों की प्राथमिकता से होता है। किसी खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। आर त्रिज्या के गोले को जब आवेश क्यू देते हैं तो उसका आवेश पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट V/R होता है, यानी कि सिग्मा बराबर 1/R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R हो जाएगा। सिग्मा इनफाइनाइट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। उच्च आवेश घनत्व के कारण आवेश का क्षरण होगा, जिससे संपर्क में विद्युत उपस्थित वायु के कण आवेश ले लेते हैं तथा परस्पर प्रतिकर्षण होकर दूर हटते हैं, जिससे वायु में आवेश कणों की एक धारा बन जाती है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा, आर तथा R त्रिज्या के दो संकेंद्रीय गोली चालक ए तथा बी हैं, जिन पर क्रमशः +Q तथा -Q आवेश है। आवेश वितरण के परिणाम स्वरूप गोले ए का विभव VA बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 QR प्लस 1/4πε0 Q/R आपका हो जाएगा। ठीक, तो गोले बी पर विभव आपका क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R प्लस 1/4πε0 Q/r आपका हो जाएगा। VA माइनस BB आपका क्या हो जाएगा, Q/4πε0 1/r माइनस 1/R आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए। अनुगमन वेग के सिद्धांत पर विशिष्ट प्रतिरोध का व्यंजक मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व तथा शांतिकाल के पदों में प्राप्त कीजिए। यदि किसी कॉपर के तार को खींचकर उसकी त्रिज्या 0.1% कम कर दी जाए तो तार के प्रतिरोध में परिवर्तन प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो अनुगमन वेग क्या होता है, ध्यान दीजिए, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेंगे, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, VD बराबर क्या हो जाएगा, EVT/LM आपका हो जाएगा। तब चालक प्रवाहित धारा NAVDE आपका हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको मैं आपको एक क्या करूँगा ना, एक अलग वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके सारे डेरिवेशन है, क्योंकि इसमें आपका बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अतः चालक विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व N के व्युत्क्रमानुपाती तथा श्रांतिकाल टाउ के समानुपाती होगा। तो देखिए ये कैसे आ रहा है, N आपका ये क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इसके व्युत्क्रम सिग्मा बराबर 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n हो जाएगा, और सिग्मा बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका क्या है, विपरीत है। ठीक है ना, 1/τ। ठीक,
ठीक है ना। चलिए आर बराबर क्या होता है, रो अपान रो एल अपान ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा रो एल ए अपान ए स्क्वायर, मतलब दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया ए का क्या गुणा कर दिया। अब यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा, रो एल ए का मान क्या, देखिए एल ए का मान क्या हो जाएगा वी हो जाएगा, तो यहाँ पे वी का मान रखेंगे और ए स्क्वायर का मान पाई स्क्वायर आर की पावर 4। चूंकि तार खींचने पर पदार्थ का आयतन वी और घनत्व और पाई स्क्वायर का नियतांक है, अतः आर इज चतुर्थ यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4 के आर की पावर 4, यानी आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -4 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा डेल्टा आर अपान आर बराबर इंटू 100 क्या हो जाएगा -4, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा -4 इंटू -0.1 यानी कि 0.4% आपका हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन। और मैं आपको बता दूं जो डेरिवेशन आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया है ना, मैं उसके 10 से 12 डेरिवेशन आपको एक ही वीडियो में कराऊंगा, तो वहाँ से आप देखकर कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।